हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि के विषय में। और इसके पहले हमने जो है माहेश्वरा सूत्र और वर्ण विचार पर अध्ययन कर लिया है। अगर आप में से किसी ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके माहेश्वरा सूत्र, त्रिमुनि और वर्ण विचार पर अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम पढ़ते हैं संधि के विषय में। तो चलिए संधि के विषय की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिएगा, वैसे तो आप लोगों ने संधि के बारे में पढ़ ही लिया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संधि के बारे में। आज हम सोचे कि इनको थोड़ा सा अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी संधि का शब्द दिखे कि इसमें कौन सी संधि हुई है तो आप फौरन देख के ही बता सकें कि जो है इसमें कौन सी संधि प्रयोग की गई है। तो बस उसकी थोड़ी बहुत पहचान बताई जाएगी, बाकी देखते हैं, अभी आगे आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संधि शब्द। ये जो संधि शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। तो संधि शब्द जो है ये सम, उपसर्ग, धा, धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है। सम यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। धातु क्या है? धा है। और की क्या है? ये प्रत्यय है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें जो है सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दो वर्णों के मेल या योग को संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों, आप जानते हैं संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल या योग को हम संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, नोट में मैंने कुछ बातें लिखी हैं। संधि जो होता है वो किस विधि से होता है, तो संधि की जो विधि है वो वर्ण विधि है। यानी कि इसमें जो मेन जो संधि विच्छेद होता है वो वर्णों को लेकर होता है। अगर हम समास की बात करें तो समास जो है ये पद विधि पर आधारित है। इसमें पदों को लेकर होता है, यानी कि शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है समास में। कारक की बात करें तो कारक की पहचान हम कैसे करते हैं? वाक्य विधि पर आधारित होता है कारक। आगे देखिएगा, संधि के विषय में कुछ पॉइंट दिया गया है कि संधि के लिए संहिता अनिवार्य है। जो संधि विच्छेद हम करते हैं ना, कहते हैं कि संधि के लिए संहिता अनिवार्य है। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, परः सन्निकर्षा संहिता। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि संहिता का मतलब क्या होता है ना? संहिता का मतलब सोच रहे होंगे ना कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संग्रह। संहिता का जो अर्थ होता है वो होता है संग्रह, यानी या फिर एक साथ रखा हुआ। किसी चीज़ का संग्रह करना या किसी चीज़ को एक साथ रखना, वो होता है संहिता। और इसका एक सूत्र होता है परः सन्निकर्षा संहिता। इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में डिटेल नहीं आएगा। अगर कोई संस्कृत से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ज़रूर आवश्यक है इन सब के बारे में डिटेल जानना। पर अगर हिंदी से लोग तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए इतनी ज़्यादा मतलब गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है संस्कृत में। और जितनी गहराई वाली बात है वो सब मैं खुद ही बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, परः सन्निकर्षा संहिता। तो यहाँ पे सन्निकर्षा यानी कि अत्यंत निकटता या समीपता, अत्यंत निकटता एवं समीपता। और संहिता मतलब होता है संग्रह करना। ठीक है, तो संधि में संहिता की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जब आप वर्णों को, जो वर्ण होते हैं, जब वर्ण परस्पर पास में आते हैं, निकट आते हैं और उनका संग्रह होता है, दोनों को मिलाकर एक नए वर्ण, नए शब्द का निर्माण होता है कि नहीं? तभी तो पहले विच्छेद करते हैं फिर संधि करते हैं। तो आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं संहिता 3 जगहों पर अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला यही कि संधि में संहिता की अनिवार्यता है। तो आप जान गए, संहिता जो है वो संधि में की जाती है, अनिवार्य है, बिना उसके संधि नहीं होती है। अब यहाँ कहते हैं संहिता जो है वो 3 जगहों पर अनिवार्य है। संहिता यानी कि संग्रह यानी कि एक साथ रखा हुआ कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि ये 3 जगहों पर अनिवार्य होती है। वो 3 जगह कौन कौन से हैं? पहला है एक पद में, यानी कि संधि में। संधि में होता है ना, संधि में वर्ण परस्पर आते हैं और वो जब मिलते हैं तो उनका संग्रह होता है। मिलते हैं वही संग्रह हुआ। तो एक पद में होता है।
उपसर्ग और धातु में होता है। अभी आपने देखा है संस्कृत जो संधि शब्द बना है वो सम, उपसर्ग और धा धातु से मिलकर बना है। तो मिला है ना, इसमें भी तो संहिता हुई, तो उपसर्ग और धातु में भी संहिता होती है। और एक है सामासिक पदों में, यानी कि समास में जो सामासिक पद होते हैं समास में, उनमें भी संहिता होती है। ये 3 जगहों पे जो संहिता होती है वो अनिवार्य होती है। आगे हम बात करेंगे संहिता ऐच्छिक। संहिता ऐच्छिक, यहाँ पे ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि स्वेच्छा से किया जाने वाला जो कार्य होता है, कह सकते हैं वैकल्पिक, कुछ भी कह सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। और संहिता मतलब होता है संग्रह। अगर आपकी इच्छा है संग्रह करने की तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है वो कौन सी संहिता के बारे में बात हो रही है। ऐच्छिक संहिता के अंतर्गत क्या आएगा उसको हम देखते हैं। वाक्य में संहिता अनिवार्य नहीं होती है। जो वाक्य हम लोग पढ़ते हैं ना, वाक्य में संहिता की अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे दिखा है, देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, बालकः अत्र आगच्छति। इसको अगर आप मतलब जो है संहिता में लाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे? बालको अत्र गच्छति। और अगर आप ना चाहिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, मतलब धातु और उपसर्ग और समास की बात करें तो इनमें जो है संहिता की अनिवार्यता होती है। तो ये विशेष पॉइंट है। प्रश्न जो है आपका पूछ सकता है कि निम्न में से किन चीजों में संहिता की अनिवार्यता नहीं होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, संधि, समास, धातु, उपसर्ग और एक डाल देगा आपका वाक्य। तो किसमें अनिवार्यता नहीं होती है? वो चीज है वाक्य। वाक्य में संहिता की अनिवार्यता नहीं होती है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे जो संधि है, संधि क्या होता है? संधि में विच्छेद होता है। जब हम समास पढ़ते हैं तो समास में हम क्या करते हैं? समास का हम विग्रह करते हैं, लेकिन संधि का हम क्या करते हैं? संधि का हम विच्छेद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संधि में क्या होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं कि जैसे जब हम संधि करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज होती है। जैसे अब इसमें पॉइंट में आप समझिएगा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। क्या होता है जब हम संधि करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कोई संधि में क्या होता है कि 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। ये आप समझ ही गए हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि 2 वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार परिवर्तन होता है। विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो कहते हैं जब 2 वर्ण पास में आते हैं, निकट आते हैं, करीब आते हैं, तो जो परिवर्तन होता है वो केवल पूर्व यानी कि पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होता है, दूसरे वाले में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं जब आप करते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। आगे बात करते हैं, जो तीसरा पॉइंट दिया है वो है 2 वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। कुछ संधियां ऐसी होती हैं जिसमें जो 2 वर्ण होते हैं उन 2 वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। आगे देखिएगा, चौथा पॉइंट है 2 वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। द्वित्व मतलब वो वर्ण 2 बार आना। द्वित्व मतलब 2 बार आया, मतलब साथ ही में 2 बार आया। ये नहीं कि आगे पीछे एक शब्द में एक अक्षर 2 बार आया, नहीं, साथ ही में दोनों अक्षर साथ साथ आ रहे तो उसे हम कहते हैं द्वित्व। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, मैंने लिखा है एकस्मिन धन अवसरे, तो यहाँ पे क्या बना? एकस्मिन अवसरे, ठीक है। यहाँ पे ना और ना ये 2 बार आया ना, यहाँ पे क्या हो गया? ये द्वित्व हो गया। तो वही कहा गया है 2 वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। तो यहाँ पे जो ना है ये जो है इसका द्वित्व वर्ण बन गया है, ये द्वित्व हो गया। तो यहाँ से आप समझ गए। आगे बात करेंगे, जो अगला पॉइंट है उसमें दिया है कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या होता है? दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है। जैसे कि तत् धन शिव, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ दोनों वर्णों में हुआ। इसमें यहाँ से आ निकला, यहाँ से भी जो है ई निकली, तो यहाँ पे दोनों में परिवर्तन हो गया ना। तो बन क्या गया? यहाँ पे तच्छिव बना।
यहाँ पे तत् धन शिव लिखा है ना, लेकिन जब इसका आप संधि करते हैं तो क्या बनता है, तच्छिव बन जाता है। दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट कहता है कि कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण आ जाता है। तो जैसे कि वृक्ष धन छाया, तो ये आपका बन जाता है वृक्ष छाया। अब यहाँ पे देखिए जो चा है ये आपके छा और छा, ये कक्षा वाला छा और यहाँ पे जो है छाता वाला छा, ठीक है। छा और छा, इन दोनों के बीच में चा शब्द जो है ये तीसरा वर्ण आया है। चा शब्द ने चा वर्ण, तो ये तीसरा वर्ण आ गया है। तो कुछ संधियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, दोनों वर्णों के बीच में एक तीसरा वर्ण आ जाता है। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है, संधि से कभी संधि विच्छेद ना करके आपको ऐसे पॉइंट में करके 4-5 पॉइंट दे देगा, पूछेगा इनमें से संधि के विषय में कौन सी बात जो है वो असंगत है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तब आप बता पाएंगे कि जो संधियां होती हैं उनमें किसी किसी संधि में एक नया वर्ण आता है, किसी किसी में क्या होता है केवल पूर्व वर्ण जो है उसी में परिवर्तन होता है। कभी कभी क्या होता है किसी वर्ण का लोप हो जाता है, किसी वर्ण में द्वित व्यंजन आ जाते हैं, द्वित शब्द आ जाते हैं मतलब अक्षर, और कभी कभी दोनों में साथ में परिवर्तन होता है, और कभी कभी क्या होता है दोनों वर्ण के बीच में कोई तीसरा वर्ण आ जाता है। तो ये 6 पॉइंट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। आप इनको पॉइंट वाइज याद करिएगा और समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। तो संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। अब इसमें ये 3 संधि तो हो गए। अब जब संधि 3 हो गए तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? तो इनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। ये स्वर संधि के उदाहरण है। एक चीज आप समझिएगा, नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, देखिएगा ये आपके सभी स्वर हैं। आप जानते हैं ना, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सारे आपके स्वर हैं, आपको अच्छे से पता है। जब आप संधियों को पढ़िएगा, जैसे स्वर संधि के बारे में, इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है, इस तरीके से आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे आ को आप नंबर 1 कर लीजिए, ई उ और री इन सभी को दूसरे बॉक्स में कर लीजिए, और ए ऐ ओ औ इन्हें आप कर लीजिए तीसरे बॉक्स में। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ इसको अभी समझाते हैं। ये आपने कर लिया इतना। अब यहाँ पे आइएगा, जो स्वर संधि का आपने भेद किया है पहला वाला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मैं नियम बताती हूँ यहीं पे आपको मैं पूरा नियम बता दे रही हूँ, बस इसी ट्रिक की सहायता से आपको समझ में आ जाएगा। दीर्घ संधि जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो मैंने पहला लिखा है, पहले का मतलब आ और दूसरे का मतलब ई उ री और री आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं जो दीर्घ संधि होती है इसमें जो वर्णों का जो हम विच्छेद करते हैं, तो या तो पहला या फिर दूसरा, पहला मतलब आ या ई उ री, इनमें से कोई वर्ड आएगा, या तो पहला वाला में से कोई वर्ड होगा या तो दूसरे वाले में से। अब पहले दूसरे का मतलब आप यहाँ समझ गए। इसके साथ आपका क्या होगा, प्लस क्या होगा, सवर्ण होगा। अब कहेंगे सवर्ण मतलब क्या होता है? सवर्ण मतलब होता है उसी जाति का वर्ण। जैसे आ है तो आ के साथ आ ही आएगा, अगर पहले में ई है तो ई के साथ दूसरा वाला जो वर्ड होगा वो भी ई ही होगा। अगर पहले वाले वर्ड में आपका उ वर्ड मिलता है तो दूसरे वाले में भी आपका उ वर्ड ही होना चाहिए, तो वो होता है सवर्ण, ठीक है। तो आप यहाँ ये चीज समझें कि जब दीर्घ संधि होती है इसमें क्या होता है, इसमें पहला या फिर दूसरा, इन दोनों में से कोई होगा और प्लस उसका सवर्ण होगा, तो वहां पर क्या कौन सी संधि होती है, वहां पे दीर्घ संधि होती है। अब गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है, इसमें जो पहला यानी कि
आ के साथ क्या आना चाहिए, आ के साथ यानी कि जो पहला वर्ड आएगा वो आ आएगा, यानी कि पूर्व वर्ड की बात हो रही है। और उसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है वो आपका सेकंड वाले में से कोई एक वर्ड होगा, ठीक है। सेकंड वाले में से यानी कि ई उ या फिर री। आ के साथ अगर ई उ और री में से कोई वर्ड आता है तो वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसी तरह अगर वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में क्या होगा, सबसे पहले तो पहला वर्ड आएगा, पहला का मतलब आ और इसके साथ साथ आपका कोई तीसरा आना चाहिए। तीसरे का मतलब, तीसरे में आपने तीसरे कॉलम में क्या रखा है, ए ओ औ, ये तीसरे में रखा है। तो वृद्धि संधि कब होगी, जब आपका आ के साथ ए ओ औ आता है, तब वहां पे आपकी वृद्धि संधि का प्रयोग किया जाता है। यड़ संधि की अगर हम बात करें तो यड़ संधि में अब हम आते हैं। तो यड़ संधि जब होती है तो इसमें जो पूर्व वर्ड होता है वो हमेशा सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड कॉलम, यानी कि ई उ री, इनमें से कोई वर्ड होता है जड़ संधि में, और उसके बाद कोई अदर वर्ड दिया जाता है, यानी कि भिन्न मैंने लिख दिया, कोई अदर वर्ड होता है। अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में क्या होता है, इसमें जो है तीसरा वर्ड मतलब ये जो तीसरा कॉलम मैंने बनाया है इनमें से कोई वर्ड आता है, ए ओ औ, इनमें से कोई वर्ड होगा और इसके साथ साथ कोई भिन्न वर्ड होगा, तब जो है आपका जो परिवर्तन होगा वो अयादि संधि का नियम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने ये जो ट्रिक बनाई है इसका क्या उद्देश्य है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें ये सब तो पता है लेकिन हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले में कौन सा वर्ड है और इसके साथ किसका वर्ड आता है तो परिवर्तन होता है, तो कौन सी संधि बनेगी। क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है संधि दिया रहेगा संधि विच्छेद करने को पूछेगा, या संधि विच्छेद दे दिया बस संधि का नाम पूछेगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि अगर आ का परिवर्तन इसके साथ होता है तो कौन सा वर्ड बनता है। अगर प्रश्न आ गया आ का परिवर्तन अगर ए ओ अ में से किसी वर्ड के साथ होता है तो कौन सी संधि होती है, तो वहां पे होती है वृद्धि संधि, तुरंत आप बता देंगे। तो इस तरीके से इनको आप याद करिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे देखिएगा दीर्घ संधि में क्या बनता है। अब जैसे जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो किसमें क्या बनता है, जैसे दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें आ बनेगा, आ का रूप बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है, बड़ा री बनता है, ये इतना वर्ड बनते हैं। गुण संधि में क्या होता है, ए ओ अर, ये तीन रूप चलते हैं, तीन रूप में बनेगा। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी कैसे कैसे क्या है। वृद्धि संधि की बात करें तो इसमें आई और औ बनते हैं। यड़ संधि में क्या आता है, या व रा। अयादि में क्या आता है, तो यही भिन्न वर्ड है जो आपकी मैं बात कर रही थी। अयादि संधि में अय आए अब आओ ये वर्ड आते हैं, ये शब्द आते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। अभी तो मैंने बस बताया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सब मतलब इन सब का नियम क्या है, कैसे कैसे होता है। अब हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। जब डिटेल की बात आएगी तो सबसे पहले हम उठाते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि का एक सबसे पहले जानिएगा एक सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र जरूर याद रखिएगा, ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछ भी सकता है। तो और सूत्र को मैं समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा है अकह सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है, दीर्घ लगा भी है, समझ जाएंगे। अब यहाँ पे दिया है अक आप जानते हैं अक एक प्रत्याहार है। जब महेश्वरा सूत्र मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने प्रत्याहार आपको समझाया है। अगर आप में से किसी ने प्रत्याहार अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से जाके आप पहले प्रत्याहार को पढ़ लीजिए। महेश्वरा सूत्र में पहली ही क्लास में मैंने बताया है प्रत्याहार के बारे में, वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें। तो अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है और जिसके अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं, आ ई उ री रे। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों यानी कि आ ई उ री का बोध होता है। ये आप समझ गए इतनी लाइन। आगे देखिएगा, जैसे कि आगे लिखे हैं सवर्ण। अब यहाँ पे कहते हैं सवर्ण अक यानी कि आ ई उ री री, अगर ये आते हैं इनके आने पर दीर्घ आदेश क्या होगा,
अगर आ आता है तो आ का दीर्घ आ हो जाएगा, ई आता है तो ई का दीर्घ ई हो जाएगा, उ आता है तो उ का दीर्घ उ होगा, री आता है तो री का दीर्घ क्या हो जाएगा, री होगा। और अगर ली आता है तो आप जानते हैं ली का दीर्घ नहीं होता है। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है कि जो ली वर्ड है इसका दीर्घ नहीं होता है। और इसके अगर प्रकार की बात करेंगे तो इसके 12 प्रकार होते हैं, 12 भेद किए गए हैं लरी के। बाकी सबके कितने भेद होते हैं, बाकी सबके 18 भेद होते हैं, लेकिन लरी के 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मैंने नीचे लिखा भी है, जो लरी वर्ड होता है इसका दीर्घ नहीं होता है, अतः उसका सवर्णी क्या बनता है, उसका सवर्णी री हो जाता है। अगर कभी प्रश्न आए कि जो लरी है अगर उसका दीर्घ नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे ये सूत्र रखने का क्या मतलब है, तो कहेंगे कि अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो लरी का दीर्घ क्या होगा। अगर लरी का तो दीर्घ बनता नहीं है तो फिर इसका जब हम वो दीर्घ संधि में अगर कोई ऐसा शब्द आया तो इसका हम क्या रूप बनाएंगे, तो आप कहेंगे लरी का जो सवर्णी होगा वो लरी ना होकर के री बनेगा, री का भी सवर्णी री बनेगा और री का भी सवर्णी री बनेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का, कैसे इसको हम बनाए हैं। देखिए ये सब आपने पढ़ लिया है, बस समझिएगा एक बार रिवीजन चल रहा है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मेरा पूरा प्रयास है कि उनको पहली ही क्लास में अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ संधि कैसे बनाई गई है, कैसे क्या हुआ है, ताकि उनको फिर दोबारा वीडियोस पे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े अलग अलग चैनल पे जाकर। अगर समझ में आ गई तो फिर जो है अगले टॉपिक को आप तैयार करेंगे, आपका संधि यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इसी क्लास में आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण दिया है पुस्तकालय, ठीक है। देखिए अब पुस्तकालय दिया है, अब इनका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये टूटता है पुस्तक धन आलय में, ठीक है। आप सभी को तोड़ने आता है, पुस्तक धन आलय में आपने इनको जो है इनका विच्छेद किया। तो अब देखिएगा पुस्तक आपने लिखा, अब यहाँ से ये इसका पूर्व वर्ण है, ठीक है, जो मैं पूर्व वर्ण और पर वर्ण की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से आपका स्वर शब्द निकलेगा एक, तो पुस्तक में से का में से आपका आ निकल गया, यहाँ पे कौन सा आ है, हर्ष आ है। अब यहाँ पे आलय लिखा है तो आप जान रहे हैं ये पूरा स्वर ही है, तो यहाँ पे ये स्वर निकल के आ जाएगा पर वाले में से। तो आ और आ मैंने क्या बताया, अपने सवर्ण से मिलते हैं, तो यहाँ पे ये इन्हीं का तो सवर्णी है, आ का ही तो सवर्णी है, आ के साथ ई तो नहीं आ रहा है, आ के साथ आ ही आ रहा है। तो आप फौरन समझ जाएंगे सवर्णी की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो हमें जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो आ के साथ कौन सा इसका रूप बनेगा, बड़ा आ बनेगा, यानी कि आ दीर्घ वाला आ हमेशा परिवर्तित होके बनेगा। तो जब दीर्घ आ यहाँ पे आ गया इन दोनों को जोड़ने पे, तो इसका रूप क्या बना, पुस्तक। और जब ये आ बना तो आ का जब इसमें हम का में जब हम स्वर जोड़ते हैं तो ये स्वर जब इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, का बन जाएगा, तो हो जाएगा पुस्तका। और ये लय को हम लाके यहाँ पे जोड़ देंगे तो बन जाएगा पुस्तकालय। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर बड़ा आ हो यानी कि दीर्घ आ हो और यहाँ पर भी दीर्घ आ हो तो क्या बनेगा परिवर्तन होकर, तब भी यहाँ पे बड़ा आ ही होगा, यानी कि दीर्घ आ ही होगा। और अगर यहाँ पर आपका हर्षु आ है, इधर भी हर्षु आ है, तो भी वो परिवर्तित होकर बड़ा आ ही होगा। और अगर इधर आपका दीर्घ आ है और इधर आपका हर्षु आ है, तब भी जो परिवर्तन होगा वो भी बड़ा आ ही होगा। मतलब किसी भी रूप में बस ये होना चाहिए कि आपका सवर्णी होना चाहिए, सेम वर्ण आना चाहिए, तो जो परिवर्तन होगा वो हमेशा बड़े आ के रूप में होगा। बड़ा आ यानी कि दीर्घ हुआ ना, तभी तो इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे ये दीर्घ हो गया, बड़ दोनों लोग मिले तो दो के एक पहले एक सिंगल था, फिर इसके साथ ये मिला तो क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये बड़ा हो गया। तो दीर्घ आप पढ़ते हैं ना, दीर्घ ये इसको हर्षु पढ़ते हैं, इसको दीर्घ पढ़ते हैं, तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो गया। इस तरीके से फिर इनका बन गया पुस्तकालय। ऐसे ही अगर हम रविंद्र की बात करें तो देखिए रविंद्र का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे बना रवि धन इंद्र, ठीक है। अब रवि से आपने यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ठीक है, आपने यहाँ पे ई ले लिया। अब इंद्र जो होता है
इंद्र इस तरीके से लिखा जाता है, जो शुद्ध शब्द होता है इंद्र यही होता है। तो यहाँ भी छोटी ई है, तो यहाँ पे देखिए ई आ गया ना, ये सवर्णी हो गया। अब जब ई और ई दोनों सवर्णी हैं, तो जब इनका हम रूप परिवर्तित होगा तो किस में ये बदलेंगे, ये बड़ी ई में बदलेंगे, यानी कि दीर्घ ई में। और जब दीर्घ ई में बदलते हैं तब इनका जो संधि बनता है वो क्या बन जाएगा, रा और वा यहाँ पे है, वा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे केवल व्यंजन है वा, और जब इसमें हम स्वर को लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीर्घ ई है, और दीर्घ ई जब इस व्यंजन के साथ जुड़ती है तो यहाँ पे ये क्या है, ये दीर्घ ई की ये मात्रा बन गई, और फिर हम इसको इंद्र उठा के लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है संधि विच्छेद किया जाता है और फिर संधि बनाई जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आगे एक और एग्जाम्पल है, ऊ का मैंने लिया है, जैसे लिखा है भानुदय। भानुदय में जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे बनता है भानु धन उदय। तो भानु धन उदय की बात करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, इनको हम अब अलग करेंगे। ये तो संधि विच्छेद कर लिए, अब हमें जो है इनके वर्णों में विकार होगा ना, अभी तो हमने इनका विच्छेद किया है, तो ये कैसे बना भानुदय। तो यहाँ पे भान शब्द लिए और इनका जो स्वर है, इनके स्वर को हमने अलग किया। तो यहाँ पे ऊ स्वर है ना, छोटा ऊ यानी कि हर्ष ऊ, यहाँ पे ऊ स्वर आया है, और उदय में भी जो ऊ स्वर है इसको भी हम अलग कर दिए। केवल स्वर को हम अलग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना, तो स्वर को हम अलग किए तो ऊ और ऊ मिलके क्या बन गए, दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ। जब दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ तो ये दीर्घ ऊ आपका कहाँ जाके मिलेगा, भा में तो स्वर है, ना में स्वर नहीं है ना। अब ना में जब दीर्घ ऊ मिलेगा तो ये क्या बनेगा, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो भानु, और यहाँ से दय हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो बन जाएगा भानुदय। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे री वर्ड की। तो इसमें मैंने एक शब्द लिया है मातृडम, देखेंगे इसका कैसे संधि विच्छेद होगा। तो इनमें जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं, देखिएगा जहाँ से मात्रा आपकी लगेगी दिखेगी आपको। अब जैसे यहाँ पे यहीं से आपका संधि विच्छेद होगा, ऊपर आपने भी पढ़ा है भानुदय का, तो यहाँ से आप समझिएगा यहीं ऊ की मात्रा यहीं पे लगी है ना, दीर्घ हो, तो यहीं से आपका संधि विच्छेद होगा। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा शब्दों को देख करके कि संधि एक्चुअल में होगी कहाँ से। अब ये नहीं माँ से आप कर दीजिए इनको अलग और इनको यहाँ से अलग कर दीजिए, यहाँ से संधि विच्छेद इसकी दिखाई गई है, होगी। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा मातृधन ऋणम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब इसकी संधि कैसे होगी, तो मातृ में से इसमें रा लगा है ना, तो जब इसका हम ये रा जो है ये स्वर है, ये री जो है ये स्वर है, तो जब हम स्वर को अलग करेंगे तो ये मात हो गया, ये व्यंजन ही केवल बचा, स्वर को तो हम निकाल लिए। और जो है बिना स्वर के जो व्यंजन होता है वो हलंत रूप में होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ ऋणम की बात करेंगे तो यहाँ से आप री स्वर को जो है आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब री और री मिलके क्या बनेंगे, ये दीर्घ री बन जाएंगे, और जब दीर्घ री बनेंगे तो इन्हीं दीर्घ री को जब हम इस व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो इस व्यंजन पे कौन सा निशान बनेगा, ये दीर्घ री का बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मातृडम। ये इसका जो है ये सही इसका संधि जो है हुआ है, संधि विच्छेद ये संधि हुई है। इसके कुछ अन्य उदाहरण मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे अन्य उदाहरण में एक हो गया देवालय, देवधन आलय। इसको मैंने किया नहीं, मैंने बस एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है कैसे इसकी संधि विच्छेद मतलब कैसे संधि की जाती है और कैसे इसका विच्छेद होता है। ये आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी संधि विच्छेद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए अब परीक्षा में ऐसा तो है नहीं कि जो बता दिया जाए इसी में से कोई संधि आएगी, ऐसा तो है नहीं। और कितनी संधि आप रट के जाएंगे, तो रटने से अच्छा है आप जो है नियम को समझ लीजिए, कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, कैसे संधि की जाती है और कैसे पहचानी जाती है कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आपने देखा देवालय, इतीव, परीक्षा, वधुत्सव और कृकार। अब इसको हम बताते हैं कि आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये दीर्घ संधि है। देखिएगा इसमें जैसे देवालय लिखा है ना, तो इसमें बड़ा आ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है देवालय, वाह है यानी कि बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ परिवर्तित हो रहा है। यहाँ से आप समझिएगा अगर आ रहा है यानी कि ये कौन सी संधि हो गई, ये आपकी हो गई दीर्घ संधि। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, दीर्घ ई का निशान है, ये दीर्घ ई का निशान है ना, फौरन आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। यहाँ पे भी दीर्घ ई है, छोटी हर्ष ई नहीं है, दीर्घ ई है, तो यहाँ पे भी दीर्घ ई है यानी कि दीर्घ संधि है। अब यहाँ पे देखिए
दीर्घ ऊ है, ये निशान देख रहे हैं आप, ये दीर्घ ऊ का निशान है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। और यहाँ पे जो री है वो बड़ा री है, यानी कि दीर्घ री है, छोटा री नहीं है। छोटे में ऐसा होता है और बड़े में ऐसा होता है निशान। आप जानते हैं री का जो दीर्घ रूप होता है वो कैसा होता है, तो ये दीर्घ रूप है, तो फौरन समझ जाइएगा ये यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। अगर परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी, इसमें कौन सी संधि की गई है, तो आप फौरन बता देंगे देखकर। ये होता है देखकर फटाक से बताना। बाकी जो कई कई जगहों पे ऐसा होता है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको हम देख के नहीं बता सकते हैं, उनको हमें थोड़ा सा मतलब इस तरीके से, जैसे मैंने बताया है यहाँ पे जो नियम है, इस तरीके से हमको इन्हें जो है सॉल्व करना पड़ता है और फिर हम बताते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप देख के तुरंत बता सकते हैं, तो ये भी तरीका आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। और गुण संधि की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आदि गुणा। देखिए सूत्र जितने भी हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने दीर्घ संधि का पढ़ा है अकः सवर्णे दीर्घा, वैसे हम जो गुण संधि की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आदि गुणा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने नियम पढ़ा है कि पहले के साथ अगर दूसरा आता है, ठीक है, तो वहाँ पे गुण संधि होती है। पहले यानी कि पहले में आ था, तो कहेंगे आ के बाद अगर दूसरे में क्या था, ई उ री, ये वर्ड थे ना, तो कहते आ के बाद अगर ई उ री इनमें से कोई वर्ड आता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, यहाँ पे देखिएगा, वो परिवर्तित होता है ए ओ अल में, इसमें परिवर्तित होता है। गुण संधि का ये नियम है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आ के बाद ई आया तो वो बदलेगा ए में, अगर आ के बाद उ आया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो ओ में परिवर्तित होगा। अगर आ के बाद री आया तो ये अर में परिवर्तित होगा। आ के बाद अगर री आया तो ये किस में परिवर्तित होगा, अल में परिवर्तित होगा। अब हम इसको देखते हैं उदाहरण से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है उपेंद्र। देखिए उपेंद्र जो है, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, उपधन इंद्र बनता है, ठीक है। अब इन उपधन इंद्र को जब हम तोड़ते हैं तो उप में से पा में से जब स्वर निकाले तो आ स्वर अलग हुआ, इंद्र में से ई स्वर अलग किए तो आ और ई, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, आ और ई आया। अब नियम क्या कहता है, आ या आ में से कोई भी एक वर्ड हो और उसके बाद अगर ई उ री इनमें से कोई वर्ड आता है तो यहाँ पे क्या आया है, इनमें आ और आ में से ये वाला आ आया है और उसके बाद इनमें से कौन सा वर्ड आया है, तो ई आया है, ई आया है ना। देखिए तो नियम कहता है कि इसके बाद अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो ई आया है, तो ई किस में परिवर्तित होगा, वो ए में परिवर्तित होगा। तो आ और ई ये परिवर्तित होकर किस में बना, ए में परिवर्तित हुआ। और जब ए में परिवर्तित हुआ तो आपको पता है ए का निशान कैसा होता है, इसमें एक मात्रा लगी होती है, ये ए का निशान होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, उ प और पा में जब ये स्वर आपका मिलेगा तो ये ए की मात्रा लगेगी और ये हो गया इंद्र। तो क्या बन गया, उपेंद्र। ये हो गया गुण संधि का उदाहरण। इसी तरीके से आप देखिएगा हितोपदेश का अगर हम बात करें तो हितोपदेश की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है हित धन उपदेश। और जब इसको हम और तोड़ते हैं तो यहाँ से ता में से हम स्वर को निकालेंगे और इसमें से हम स्वर को निकालेंगे। तो उपदेश में उ स्वर है और हित में आ स्वर छिपा हुआ है। जब हमने इनको अलग किया तो यहाँ पे देखिए आ के साथ उ आया है, आ या आ मतलब कि हर्ष आ या फिर दीर्घ आ के साथ अगर उ आया है तो यहाँ पे देखिए उ आया है, तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है अगर उ आता है तो उ किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा, ठीक है, ओ में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बना ओ में परिवर्तित हो गया। अब जब ओ में परिवर्तित हुआ तो आप इसको लिखेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पे व्यंजन है, जब ये ओ जो है ये स्वर है, जब इसको स्वर को इसमें जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हितोपदेश, ये इसका निर्माण हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अगले को पढ़ेंगे, मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं, मैं इनको फटाफट पढ़ देती हूँ। महाधन ऋषि की बात करें तो इसमें भी जब इनका हम संधि विच्छेद करते हैं तो महाधन ऋषि बनता है, ठीक है। और महाधन ऋषि जब बना
तो हा में से आ निकला और ऋषि में से री स्वर निकला। और आ और री, नियम कहता है अगर आ के बाद री आता है, देखिएगा यहाँ पे नियम लिखा है, बार बार मुझे दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अगर आ के बाद री आता है तो वो अर में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे क्या आया है, आ और आ के साथ री आया है। एक बार आप फिर से देखिएगा, आ और आ के साथ क्या आया है, री आया है। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, अर में परिवर्तित हुआ। जब अर में परिवर्तित हुआ तो क्या बन जाएगा, महर्षि। अर में आया ना, तो जब हा में आप अर को जोड़ेंगे, अर स्वर को जोड़ेंगे, तो आ स्वर तो आपके हा में हो गया, आ जो स्वर है ये तो हा में चला गया, और जो आधा रा है ये आपका, ये यहाँ पे आधा रा आपको दिख रहा है, ये इसके साथ मिल गया तो बन गया महर्षि। इसी तरीके से आपका जो है ये अगला जो है, ये जो है ला वाला मैंने लिया है तव धन लिकार, यानी कि तवल लिकार, ये जो है संधि है, और इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है तव धन लिकार। और तव धन लिकार को जब हम तोड़ते हैं तो तव में से आ निकला और लिकार में से लरी निकली, तो आ के साथ जब लरी आती है तो ये बनता है अल, और अल जब इसमें जुड़ता है तो क्या बनेगा, तवल लिकार। आ तो वा में जुड़ गया तो पूरा वा आ गया। अब ला तो आधा है तो ला तो कहीं लटकेगा नहीं, रा का निशान तो आप जानते हैं, लेकिन ला क्या होगा, यहाँ पे आधा ला लिख लिया गया और फिर कार को ऐसे ही उतार लेंगे, बन जाएगा तवल लिकार। और इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, देख लीजिएगा, जैसे महोत्सव, सूर्योदय, गंगोदय, ग्रीष्मतर्षु, मल्लकारः, सप्तर्षि। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे के सारे उदाहरण जो है गुण संधि के हैं। इनको भी पहचानने का नियम है। अब आप पूछेंगे क्या नियम है इनको पहचानने का। आप देखिएगा, कोई भी शब्द जब लिखा हो, अगर उसके ऊपर ये मात्रा आपको नजर आ जाए, कौन सी मात्रा, ये मात्रा, एक मात्रा अगर कहीं पे नजर आ जाए तो वहां पे कौन सा वो होगा, तो वहां पे जो आपकी संधि होगी वो हो जाएगी गुण संधि। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा रा है ना, यहाँ पे आधा रा है, तो यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है अर लगा है, यहाँ पे गुण संधि हुई है। यहाँ पे भी एक मात्रा आई है तो यहाँ पे भी गुण संधि हुई है। यहाँ पे भी देखिए आपका रा आया है तो यहाँ पे भी अर शब्द आया है, आ माँ के साथ जुड़ा है, और रा यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। तो इस तरीके से आप इनको समझ के चलेंगे। यहाँ पे आधा ला आया है क्योंकि ये लिकार वाला रूप है, तो अल बना है ना, देखिए मम, यहाँ पे आ है और आ के साथ ला है, यानी कि आधा ला है, तो इससे भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है, यहाँ पे गुण संधि हुई है, और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे गुण संधि हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने अभी ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे उपेंद्र, उपेंद्र में एक मात्रा है, यहाँ पे यड़ संधि है। इसमें भी देखिए एक मात्रा है ना, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि हो, यड़ नहीं, गुण संधि। मेरे मुंह से यड़ संधि निकल गया है, तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। यहाँ पे मैं गुण संधि की बात कर रही हूँ। वो कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो मेरे साथ भी वही हो गया। समझिएगा कि अगर एक मात्रा नज़र आती है तो वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या सूत्र होता है, वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। इसका जो नियम है वो कहता है, यदि आ या आ इन दोनों में से कोई भी आए पहला वर्ड, और उसके बाद ए, ओ, आई, औ आने पर वो किस में परिवर्तित होता है, एक का ए हो गया, ओ का औ होगा, ऐ का ऐ ही होगा, औ का औ ही होगा। अगर आ के बाद इनमें से कोई भी वर्ड आए तो वो अपने किस में परिवर्तित होगा, ऐ औ में परिवर्तित होगा। ये समझ गए। इसके लिए एक और मैंने यहाँ पे छोटा सा साइड में लिख दिया है, जैसे कि आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो वो किस में बदलता है, ऐ में ही बदलेगा। ये नहीं कि चाहे ए आए चाहे आई आए, ए या ऐ के साथ कोई भी आए वो ऐ में ही बदलेगा। और अगर आ के बाद ओ या औ आए तो वो किस में बदलेगा, औ में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए फटाफट। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला शब्द है सदैव।
सदैव की बात करें, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सदा धन एव होगा। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे कैसे मैंने संधि विच्छेद किया है, तो आप यहाँ फौरन समझ जाइएगा। अब जब सदा धन एव किए तो यहाँ से हमने स्वर को लिया, तो स्वर यहाँ पे बड़ा आ है यानी कि दीर्घ आ, तो स्वर को अलग किया, एव से स्वर को अलग किया, तो यहाँ पे क्या आया, आ के साथ ए आ रहा है। नियम क्या कहता है, अगर आ के साथ ए या आई आए तो वो बनेगा आई में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए आ के साथ ए आ रहा है और ये ए किस में परिवर्तित होगा, आई में परिवर्तित होगा। तो बनेगा क्या, सदैव। यहाँ पे आप देखिएगा सा और दा मैंने लिया। अब दा में जब ये आपका जो स्वर है जब ये व्यंजन में जाएगा तो वो क्या बनेगा, आप जानते हैं आई की मात्रा क्या होती है, डबल मात्रा होती है। आई का जो निशान होता है वो डबल होता है, ठीक है, ये आई का निशान है। तो आप यहाँ फौरन समझ जाइएगा ये कौन सी संधि है, ये आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। और इसी तरह आपका जलौद बनेगा, जलौद का भी आप देख लीजिए, नियम सेम है। जल धन ओद, यहाँ से आप आ को लिए, ओ से ओ को लिए और आ और ओ मिलके औ बने, और औ जब बनेंगे तो जब ये व्यंजन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जलौद। तो यहाँ पे देखिए औ की मात्रा आ गई, ठीक है। अब बात करेंगे देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम की अगर हम बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद हम करते हैं वो करते हैं देव धन ऐश्वर्यम। तो यहाँ पे देव और देव से आ को निकाला, ऐश्वर्यम में से जो स्वर हम निकालेंगे वो आई स्वर को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ और आई मिलना है, आ और आई मिलके आई बनते हैं, ठीक है, आई बनते हैं। और आई को जब हम अपने व्यंजन में मिलाते हैं, ये नया स्वर बना ना, अब इसको हम इस व्यंजन में तो मिलाएंगे, जब मिलाते हैं तो क्या बनेगा, दे वा है, वा पे जब एक स्वर को मिलाएंगे तो देवैश्यम, देवै और श्वर्यम को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये इसका जो है रूप बन गया। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे मतैक्यम। मतैक्यम में क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्यम, यहाँ से ता मत किया मैंने और मत में से ता को मैंने अलग किया यानी कि स्वर को अलग किया, फिर यहाँ से मैंने स्वर को अलग किया, आ और आई मिलके क्या बने, आई बने और बन गया क्या, मतैक्यम। समझ में आ गया। निशान आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी डबल की मात्रा है। अब बात करते हैं महोषधम की। महोषधम में भी वही सीन हो रहा है, महाधन औषधम। तो यहाँ महा से हमने जब स्वर को निकाला तो आ स्वर निकला, औषधम से जब हम स्वर को निकालते हैं तो औ स्वर निकलता है। तो नियम कहता है आ और औ जब मिलते हैं, जब आ के बाद ओ या औ में से कोई आता है तो वो किस में परिवर्तित होता है, औ में परिवर्तित होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, महोषधम बन जाएगा। और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हमने दिए हैं, देखिएगा, जैसे ततैव, ममैव, नैवम, गंगौद। तो एक चीज़ आप इसमें कॉमन समझिएगा, इसको भी पहचानने का तरीका क्या है, अगर किसी शब्द में डबल मात्रा नज़र आती है, ये है डबल मात्रा, ठीक है, अगर किसी में डबल मात्रा नज़र आती है तो आप क्या समझेंगे कि ये है वृद्धि संधि। तो आपने तीन यहाँ पे स्वर संधियाँ पढ़ी हैं और तीनों स्वर संधियों को पहचानने का नियम है कुछ। आप उस अगर तरीके को पहचान जाएंगी तो आप बहुत अच्छे से जो है पेपर को सॉल्व कर सकती हैं, संधि कभी आपकी गड़बड़ नहीं होगी। अगर मैंने जो है दीर्घ संधि को पहचानने का भी तरीका बता दिया और गुण संधि को पहचानने का, अगर एक लाइन होती है तो वो गुण संधि है, अगर दो लाइन होती है, देखिए सब में दो लाइन आया है ना, नियम के हिसाब से आप ऊपर सॉल्व भी कर रहे थे तो भी आ रहा था, तो समझ जाइएगा यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे आपकी जो है वृद्धि संधि है, वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आज जो है हम यहीं तक संधियों को पढ़ते हैं, इसके आगे की जो स्वर संधियां बची हुई हैं अभी और भी हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, संधियां समझ में आई या नहीं आई। अगर मेरा तरीका आपको समझ में आता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप सुझाव भी दीजिएगा, और अगर कुछ कमी रहेगी तो मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास भी करूँगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं अगली संधि के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ आपने वीडियो पूरी देख ली है, जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी हो सके तो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल,
ठीक इसी टाइम पे, यानी कि शाम 6 बजे। तो 6 बजे मिलेंगे संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।